स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम का आगाज एक सवाल से करते हैं। ये सवाल लिख भेजा है वाजिद गुलजार ने बांडीपुरा से। आप पूछते हैं कि भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5वां टेस्ट जो मैनचेस्टर में खेला जाना था, रद्द करने में क्या कोई ऐसा मामला है जो नजरों से ओझल है या आईपीएल का मामला था? देखिए, ऐसा सवाल बहुत लोगों ने पूछा है। आपने पूछा ऐसे, कुछ और ने पूछा, कहीं और हमको मैसेज किए कि क्या मामला है। मामला फिशी है डेफिनेटली, मामला सही नहीं है जी। मैं बताऊंगा क्यों। वेडनेसडे को कहा जाता है कि इंडियन टीम का टेस्ट नेगेटिव है जी। थर्सडे को कोई बात नहीं होती। फ्राइडे को कहा जाता है कि थर्सडे को एक और टेस्ट किया जिसका रिजल्ट नहीं आया, और फ्राइडे शाम तक उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आ जाता है। और यहाँ वो कहा जाता है कि वो किताब थी और बुक लॉन्च था और ये था और वो था, वो जिस एनवायरनमेंट में था इंग्लैंड में, वो सारी कोविड फ्री एनवायरनमेंट। मैनचेस्टर में सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, सारा काम जारी है, वहां कोई मसला ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि अगर प्लेयर नेगेटिव टेस्ट हुए थे तो मैच क्यों नहीं खेलेंगे? 25 प्लेयर हैं टीम में, ये कोई 15 लेके आप नहीं गए जी। ऑस्ट्रेलिया में 8 प्लेयर टॉप के नहीं खेले, इंडिया ने फिर भी खेला क्योंकि उसके बाद आईपीएल नहीं था। अब आप एक और चीज देख लें कि अगर ये टेस्ट जारी रहता 10 से 14 तक, तो 15 को प्लेयर ट्रेवल करते दुबई जी या अबू धाबी जी। उसके बाद 6 दिन क्वारंटीन में रहना था। 21 वो 22 को खेलने के लिए तैयार होते जी। उनको अलाउ किया जाता। तो 19 को चेन्नई का और मुंबई का मैच है, उसके नेक्स्ट डे केकेआर और आरसीबी का मैच है। इन्वॉल्व कौन है? कोहली है, सिराज है, रोहित शर्मा है, बुमराह है, यादव है, सारे प्लेयर हैं। वो ये मैचेस नहीं खेल पाते। और जो फ्रेंचाइजी है वो मार्क अपने जो प्लेयर है, वो टॉप प्लेयर है जिनसे टीम भी अच्छा खेलती है, पैसा भी जनरेट होता है उनके प्रेजेंस से, बिल्कुल सही, वो टीम में नहीं होंगे, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आप देखिए, कल के कल रातों रात मैच रद्द होने के एक दिन बाद चार्टर्ड प्लेन में अबू धाबी पहुंच गए बुमराह, यादव और रोहित शर्मा खेलने के लिए मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि उनके 6 दिन हो जाएंगे 18 तक, तो 19 को मैच खेल सकेंगे। ये सीधा है। आप इसके बहाने बनाए, फिर कहीं इंग्लैंड ने भी रद्द कर दी थी सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ। हाँ, इंग्लैंड वहां गया कि हम नहीं खेल सकते, यहाँ कोविड फैल रहा है। गलत किया था। तो आप सारी सीरीज खेल रहे हैं। और एक और चीज है, क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं बताता है हमको कि इनने 10 बार कहा सीरीज से पहले, सीरीज के दौरान कि 5वां टेस्ट नहीं खेलेंगे, 4 ही खेलेंगे। क्यों 4 ही खेलेंगे कि 5वां टेस्ट नहीं खेलेंगे? ठीक है, हम हर चीज में ये लगा है कि जो भी गलती करे इंडिया में अब कोई, तो उसका साथ देना है, क्योंकि ये मुल्क के खिलाफ है। मुल्क के खिलाफ नहीं है, हमारा सिस्टम बिगड़ गया है, हमारी तरीके कुछ और चीजों से गवर्न हो रहे हैं, और ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले देखिए एक और गेम खेली, इंटरव्यू आए रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, लगातार वो स्पॉन्सर्ड चैनल्स पे, कि हम टेस्ट क्रिकेट ही प्रेफर करते हैं, हमें T20 तो पसंद ही नहीं है, वनडे पसंद ही नहीं है, ताकि दुनिया में ही फैल जाए, इमेज बन जाए कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम आईपीएल या T20 के लिए टेस्ट छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। माइकल वॉन ने जो कहा गलत नहीं कहा, और नासिर हुसैन ने कहा एलिफेंट इन द रूम इज आईपीएल, और माइकल वॉन ने भी कहा कि इंग्लिश क्रिकेट को धोखा दिया है। और साथ में अब यहाँ प्रदीप मैगजीन एडिटर हैं स्पोर्ट्स के, इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने कहा कि अब देखिए टेस्ट क्रिकेट का क्या असर होने वाला है, और वही मुल्क करेगा वो जो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट खेलते हैं। तो ये अच्छा साइन नहीं है, अच्छा साइन नहीं, किसी सूरत में अच्छा साइन नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सीरीज का जो फैसला है, अब सीरीज ड्रॉ हो गई है या सीरीज भारत जीत गया? ये तो पहले कहा कि फोरफिट होगा, मैच तो 2-2 हो जाएगी। अब जो ईसीबी है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इकट्ठे काम करते हैं, चाहे गलत हो या सही हो। तो उन्हें करने ऐसा कुछ नहीं है, ये आईसीसी डिसाइड करेगा, हम नहीं कर सकते, हमने कुछ नहीं किया। हालांकि एक दिन पहले या सुबह मैच के दिन खूब ले दे हुई ईसीबी की और इंडियन बोर्ड की जी। और एक दिन पहले इंडियन मैनेजमेंट टीम की चिट्ठी लिखी थी वहां से बीसीसीआई को यहाँ, कि ऐसा मामला है जी, वो है, ये है। क्या लिखा था किसको नहीं पता, कुछ लिखा था और बड़ा डिस्कशन हुआ था एक दिन पहले ही। अब इंग्लैंड बोर्ड ने कैसे इंडिया को सपोर्ट किया? कल जी कोविड का कोई मसला नहीं है, ये मेंटल स्टेट का है, इनको सही परेशानी। फिर तो ओवल टेस्ट के आखिरी 2 दिन भी इंडियन टीम को नहीं खेलना था, 6 प्ले इनके ऑफिशियल हो गए थे कोविड पॉजिटिव, बिल्कुल कैसे खेला? और अगर आप यहाँ आ गए हैं अबू धाबी, तो वो पॉजिटिव प्लेयर्स को लेके यहाँ कैसे खेलेंगे? वो सारे नेगेटिव डिक्लेयर हो गए। इसमें जो तजियाकार हैं, जो हर चीज में टांग अड़ाते हैं, यहाँ क्यों या बाहर क्यों, जिस पे खामोश है। और जैसे गवास्कर जैसे या अर्शा बोगले या बाकी वो
संजय मंजरेकर वो पेड हैं बाय बीसीसीआई, तो वो नौकरी अपनी खराब नहीं कर सकते, इसलिए खामोश है। नहीं वो वैसे भी किसी अच्छी बात पे बात तो करते नहीं। दानिश आफाकी, वाजिद गुलजार और मोहम्मद रमजान के सवालात जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के T20 आलमी कप टीम की सिलेक्शन के हवाले से, जिसका जवाब आपने खुसूसी प्रोग्राम में दिया। बिल्कुल आप सुन चुके हैं खुसूसी प्रोग्राम, तो इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बशीर अहमद ने सवाल पूछा है, लिखते हैं कि फिजिकली फिट थे बेन स्टोक्स, तो उन्होंने भारत के साथ इतनी अहम सीरीज क्यों छोड़ दी, जबकि उनके न होने से उनकी टीम को बहुत नुकसान होना पड़ा। देखिए आपने शायद ये अब सुनना शुरू किया है, देखना शुरू किया हमारा प्रोग्राम, और आपने लिखा है मैं रेडियो पर सुनता था वगैरह वगैरह, अब मुझे ये दिख गया आप यहाँ हैं वो हैं ये हैं। हमने पूरा ये डिस्कस किया था, उनको जहनी परेशानी है, उनको मेंटल फटीग है, वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल रहे हैं, वो एक साल कोई काउंटी क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं। उनने कहा कि मैं कुछ अजीब से डिप्रेशन का शिकार हूं, मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो फिजिकल फिटनेस का मामला वहां नहीं था, नहीं फिजिकल मेंटल इलनेस हो जाती है। हाँ हालात ऐसे हैं और किसी के साथ भी हो सकता है, और हम इसको बड़ा नॉन सीरियस लेते हैं, चाहे सोसाइटी में लें या गेम में लें। और डार रऊफ का सवाल है, इनके दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि क्या स्टेन आज तक के बेस्ट 5 बॉलर्स में से एक है, दुनिया के फास्ट बॉलर्स में से? ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए मैं 1000 बार कह चुका हूँ, फ्रैंक टाइसन को आपने या मैंने कितनी बॉलिंग करते देखा है, हमने फ्रेड ट्रूमन और लिंडवॉल को कितना देखा है, वेज हॉल को कितना देखा है, ये मैं पुराने कह रहा हूँ, पुराने जमाने के बाद। उसके बाद 70s के पीरियड की अजीम फास्ट बॉलर अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसलिए 5 बहुत कम हो जाता है। हाँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था होल्डिंग क्या कहते हैं उनके बारे में, हमारी तो बात ही नहीं। दूसरा सवाल आपका कि अगर डिसीजन रिव्यू सिस्टम में बॉल लेग स्टंप को सिर्फ टच करती है तो बैट्समैन को नॉट आउट करार देना चाहिए और अंपायर की कॉल को विड्रॉ कर देना चाहिए। अब मैं आपको इसे एक सवाल करता हूं, ना अंपायर की कॉल हुई ना कुछ हुआ, और आप खेल रहे हैं कहीं और लेग स्टंप को बॉल लगी, उसको आउट देना चाहिए, नॉट आउट देना चाहिए? आउट देना चाहिए ना, सीधा। कहीं भी स्टंप को बॉल लगे आउट देना चाहिए। ये तो बकवास है अंपायर कॉल बैट्समैन के फेवर में, गलत है। अगर लेग से बॉल अंदर आ रही है, बाहर इंपैक्ट बाहर है और लेग के बाहर पिच हुई है, तो पता है नॉट आउट है। ऐसी चीजों तो अलग है। अगर बॉल जा रही है और स्टंप्स को लग रही है डायरेक्ट, तो फिर तो आपको आउट देना है बैट्समैन को, कितना बचाएंगे उसको। बिल्कुल। यूएस ओपन जारी है जी, आज अब फाइनल है, मेंस फाइनल 1:30 बजे आप देख सकेंगे अगर देखना चाहें। लेडीज फाइनल हो गया और एक अजीब सा मामला हुआ इस बार, कनाडा और इंग्लैंड का फाइनल। ईस्टर्न यूरोपियन डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त, मगर ये कहां से पैदा हो गए। और ये 18 साल की ब्रिटिश लड़की 185वीं सीड क्वालिफायर, वाह वाह वाह, ये स्ट्रेट सेट्स में यूएस चैंपियन बन गई। कमाल की बात तो ये है, ये 1977 के बाद पहली ब्रिटिश है। वर्जीनिया वेड ने तो विंबलडन जीता था, जो किसी ने कोई ग्रैंड स्लैम औरत ने मैच टाइटल जीता है। और कमाल है, एक भी सेट ड्रॉप नहीं किया इनने, रुराकानो ने। और मैं फिर कह रहा हूँ 150th ये है, रैंक्ड है दुनिया में। इनको क्वालिफाई करना पड़ा, इनको डायरेक्ट मिली नहीं जगह खेलने की। और 18 साल ग्रैंड स्लैम जीत जाती है, तो फिर ये तो क्या कामयाबी है, जबरदस्त कामयाबी, कोई दो राय नहीं। और अब बात करते हैं नोवाक जोकोविच की, बात करते हैं जावेद परेख। इस बात के कभी इम्कानात हैं कि आने वाले कुछ घंटों में टेनिस की तारीख में एक अजीम बाब रकम होने जा रहा है। एक नया रिकॉर्ड साज संग मील तय होने जा रहा है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच अपने 21वें ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके और 21वें ग्रैंड स्लैम के माबैन अब बस एक मैच का फासला रह गया है। नोवाक जोकोविच, जिन्होंने साल रवां के इब्तिदाई 3 ग्रैंड स्लैम पहले ही जीत लिए हैं, अब यूएस ओपन जीत कर कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो पिछले 52 साल में ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करने वाले वो पहले मर्द खिलाड़ी होंगे। 1969 में रॉड लिवर ने 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते थे। उसके बाद 1988 में जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ने यह कारनामा आखिरी मर्तबा अंजाम दिया था। तब से ना ही कोई मर्द और ना कोई खातून खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम मुकम्मल कर पाए हैं। नोवाक जोकोविच अगर कल यूएस ओपन फाइनल जीत लेते हैं तो वो रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के 20-20 ग्रैंड स्लैम से एक पायदान और आगे निकलेंगे और यूं सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल नोवाक जोकोविच के नाम हो जाएंगे। नोवाक जोकोविच का जन्म 22 मई 1987 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ।
वो जब 6 साल के थे तो टेलीविज़न पर पीट सैम्प्रस को विंबलडन में खेलते देखा था। उनके लिए ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था। सैम्प्रस को ट्रॉफी उठाते देखकर उनसे रहा नहीं गया। उनके पास जो भी चीज़ें दस्तियाब थीं उनसे वो अपने लिए ट्रॉफी बनाने में जुट गए। तब किसी के वहम गुमान में भी ना होता कि एक दिन यही बच्चा ट्रॉफीज़ के ढेर लगा देगा। 6 साल की उम्र में ही उन्हें टेनिस की क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए एक कैंप में भेज दिया गया। यहाँ यूगोस्लाविया की टेनिस खिलाड़ी येलिना यंचिक नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों को देखने आई थीं। जोकोविच के वालिदैन का यहीं एक फास्ट फूड पार्लर था। येलिना ने जोकोविच को जब खेलते देखा तो झट से बोल उठीं, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट टैलेंट आई हैव एवर सीन सिंस मोनिका शेल्स। उसके बाद अगले 6 साल तक जोकोविच येलिना की छत्र छाया में रहे और अपने खेल को निखारते संवारते रहे। फिर येलिना ने उन्हें बाहर जाने की सलाह दी ताकि आलमी सतह के मुकाबलों के लिए जोकोविच के खेल को और ज़्यादा परवान चढ़ाया जाए। इसके लिए येलिना ने निकोला पिलिक से रब्ता किया। सितंबर 1999 में 12 साल की उम्र में जोकोविच पिलिक टेनिस एकेडमी जर्मनी चले गए। यहाँ उन्होंने 4 साल गुजारे। इसी दौरान उन्होंने अपने बैनुल-अक़वामी करियर का आगाज़ भी किया। 2003 में जब वो टेनिस के आलमी उफ़क़ पर नमूदार हुए तो रॉजर फेडरर और राफेल नडाल जैसे खिलाड़ियों का दबदबा कायम हो चुका था। 2005 में उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला। यहाँ उन्हें पहली राउंड में मारात साफिन ने शिकस्त दी। मारात साफिन उस साल फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बने। उस साल जोकोविच ने विंबलडन और यूएस ओपन दोनों में तीसरे राउंड तक क्वालिफाई किया। 3 साल बाद 2008 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर नोवाक जोकोविच ने टेनिस दुनिया में ज़बरदस्त हलचल पैदा की, क्योंकि 2005 के बाद से ये पहला मौका था कि कोई ग्रैंड स्लैम रॉजर फेडरर या राफेल नडाल ने न जीता हो। 2011 में इस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन छोड़कर बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम जीते। उस साल उनकी कारकर्दगी को पीट सैम्प्रस भी सराहे बगैर न रह सके और इसे वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स इन ऑल ऑफ द स्पोर्ट्स से ताबीर किया। 2015 में यही कहानी फिर दोहराई गई और एक मरतबा फिर उन्होंने साल के 3 ग्रैंड स्लैम जीते। उनके 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स में 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 फ्रेंच ओपन, 6 विंबलडन और 3 यूएस ओपन शामिल हैं। जोकोविच ने अब तक 1169 मैचेस खेले हैं। 972 में उन्हें कामयाबी मिली है, जबकि 197 मैचेस उन्होंने हारे हैं। उनके पास 85 टाइटल्स भी हैं। उनकी करियर प्राइज मनी तकरीबन 152 मिलियन है। नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के माबैन अभी तक 58 मुकाबले हुए हैं, जिनमें जोकोविच 30-28 से आगे हैं। जहां हार्ड कोर्ट्स पर जोकोविच 20-7 से आगे हैं, वहीं क्ले कोर्ट्स पर नडाल 19-8 से सबकत लिए हुए हैं। ग्रास कोर्ट्स पर दोनों 2-2 से बराबरी पर हैं। फेडरर के खिलाफ भी नोवाक जोकोविच 27-23 से आगे हैं। नोवाक जोकोविच एक बड़े एग्रेसिव बेसलाइन प्लेयर हैं। उनका बैकहैंड वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। उनका सबसे बेहतरीन शॉट इंतहाई बक रफ्तार और निशाने पर डाला जाने वाला बैकहैंड डाउन द लाइन माना जाता है। नोवाक जोकोविच को स्पोर्ट्स की तारीख के फिटेस्ट प्लेयर्स में से गर्दाना जाता है। टॉड मार्टिन, जिन्होंने 2009 से लेकर 2010 तक नोवाक जोकोविच की कोचिंग की, उनकी फिटनेस के बारे में लिखते हैं, His athleticism is far from another world. His return of serve is way better than any other return of serve ever. And I mean way better. Nobody has gotten so many balls back and neutralized so many good serves. न्यूयॉर्क के फ्लैशिंग मीडोज पर कल जो फाइनल मैच नोवाक जोकोविच और डैनियल मेडवेडेव के माबैन खेला जाएगा, वो दोनों के माबैन 9वां मुकाबला होगा। अभी तक दोनों के दरमियान जो 8 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें से जोकोविच ने 5 और मेडवेडेव ने 3 मैच जीते हैं। दोनों के माबैन ये 9वां मुकाबला टेनिस तारीख का एक रिकॉर्ड साज मोरिका होगा और इस मुकाबले पर पूरी दुनिया के टेनिस शायकीन की नज़रें मरकूज हैं। रशीद, यहाँ एक अजीब सी बात है, जावेद बरे ने बात की सही। अगर आज टाइटल जीतता है 21वां ग्रैंड स्लैम है, 20 ये नडाल के, 20 ये फेडरर के। फेडरर को कहते हैं ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर, ये 21 लेके भी नहीं बनेंगे और ये ग्रैंड स्लैम हो जाएगा। रॉड लेवर के बाद कोई आदमी एक साल में 4 टाइटल जीतेगा, ग्रैंड स्लैम हो जाएगा। मगर इनकी बात ही नहीं हो रही, इनके बारे में वो कहते ही नहीं, क्योंकि थोड़े आउटस्पोकन है, थोड़े प्रेस फ्रेंडली इतने नहीं है। बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन 85 टाइटल है इनके पास ऑलरेडी, और he will go a step ahead of Federer and Nadal both
हमने मानना होगा। हमने देखा है, आपने इनकी बात की कि ये प्रेस फ्रेंडली नहीं है। हमने कई गेम्स में कुछ ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जिनको ज्यादा अच्छा बोलना नहीं आता है, लेकिन ये अच्छा बोलते हैं, मगर ये तीखा भी बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आते फिर से सवाल की जाने। मुश्ताक लोन ने तुर्कमांगाम शोपियान से सवाल पूछा है कि जिस भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड का दौरा किया, क्या वो भारतीय टीम आज तक की इंग्लैंड का दौरा करने वाली बेहतरीन भारतीय टीम है? ग्रेटेस्ट कहते हैं। हाँ? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। अच्छी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमें ये डिसाइड करना है तो हमें अपोजिशन देखना है कि जब कपिल देव ने जीता वहां, जब द्रविड़ की टीम ने जीता, जब वाडेकर की टीम ने जीता, अपोजिशन कितना स्ट्रांग था। ये वीकेस्ट अपोजिशन था उन सबके मुकाबले, वो जबरदस्त था ना। और जो उस वक्त की इंडिया की टीम थी उसका मुआवजा नहीं है, वो जबरदस्त। और एक बात देख लिया, ये उसके मुकाबले वीकेस्ट अपोजिशन है ना, ये वीकेस्ट अपोजिशन है। लेकिन ये बड़ी बात है कि इंडिया ने आखिरी टेस्ट जीत लिया, सीरीज का आखिरी हो गया, बाद में चौथा ओवल टेस्ट। और ओवल टेस्ट में बहुत गलतियां हुई दोनों साइड से, इंग्लैंड से कुछ ज्यादा हुई। और मैंने वो अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कहा था कि जब बादल देखे रूट ने और मैनेजमेंट ने कहा हम बॉलिंग करेंगे, नहीं सोचा कि एंड पे बैटिंग करनी है लास्ट डे, विकेट में वो नहीं बोल गए। हाँ, ये तो रहता ही नहीं यार, वो एक इनिंग की बॉलिंग का हिसाब है, तो वो खेल लिया आपने। अश्विन फिर नहीं खेले, बुमराह की स्पेल रही, शार्दुल ठाकुर लाजवाब हुए, एक में 50, एक में 60 और मैच में 3 विकेट, मगर मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा। तो वो गड़बड़े होती रहती हैं। तो इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, इसमें दो राय नहीं है। इंग्लैंड ने बहुत गलतियां की, ये भी सही है। लेकिन मैं ये भी कह चुका था कि ओवल के मैदान पे यही बात मैंने कही, आप मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं कि आखिरी दिन बुमराह जडेजा विल बी हैंडफुल और विकेट थोड़ा अनइवन हो जाता है, जो ऐसा विकेट होता है जहां बॉल टर्न होती है, और हुआ वही। इंग्लैंड को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कमाल का खेल है इंडिया का। यहाँ तो लोगों ने डिक्लेयर किया था अब या तो ड्रॉ होगा या इंडिया जीतेगा। देखिए, आप भी जानते हैं, इतने साल से आप इनसे एसोसिएटेड हैं, आखिरी दिन कोई टीम 291 रन बना सकती है। ये 40 साल पहले नहीं बना पाते थे। नहीं। आज की टीम में तो पेशेंस ही नहीं है, कौन बनाएगा 291 टू विन। और आज की जो हम टीम की बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कमाल का खेल, बिल्कुल कमाल का खेल। आज की टीम में पॉजिटिव पॉइंट जबरदस्त है। आज आप फास्ट बॉलर्स की वजह से मैच जीते हैं। हाँ, इंडिया जीतता है, बिल्कुल। ये एक पॉइंट है जो सही है, जो आजकल सही है, क्योंकि आपका स्पिनर वैसे भी इतना नोटेबल था नहीं जिसको खिलाया था, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने हर वक्त डिलीवर किया। और ये जो मौसम का जो है अमल दखल जो रहता है, आपने कहा कि कैप्टन उस वक्त ये भूल गए कि हमें चौथी इनिंग कितना ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, इसमें एक और चीज भी है, पहले वहां मौसम का हाल सही होता है, हमारे जैसा नहीं होता है। दूसरी बात एक और है रशीद, सोचने की। जब आप मैदान में जा रहे हैं, आपको दिखता है विकेट में वो उतनी जान नहीं है कि ये 3 दिन या 2 दिन के बाद भी मूवमेंट लेगा, कुछ करेगा, या आज भी ग्रीनरी है इसमें जो मेंटेन होगी, या हार्डनेस है। तो फिर आप बादलों पे जाके जब ये फैसले लेते हैं तो फिर वो फैसले ज्यादा सही नहीं होते हैं, और थर्ड इनिंग मैटर करती है, और इंडिया कलेक्टिंग थर्ड इनिंग। क्या आज तक टेस्ट क्रिकेट में क्या ऐसे रोल प्ले हुआ है कि कैप्टन ने देखा कि मुझे इस हिसाब से ऐसा करना चाहिए, पिच ये बिहेव करेगी? क्या ये कोई सब मिथ है? नहीं, होता है, पिच ऐसा बिहेव करेगी, लेकिन उसमें 2 फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड का फैक्टर जो मुझे लगता है ये था, वो इंडियन फास्ट बॉलर्स को पहली इनिंग में खेलना नहीं चाहते थे। ये कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं था, नेगेटिव था, बचाना है बैट्समैन को अपने। इंडियन फास्ट बॉलर्स जी। तो इसलिए उन्हें पहले का इंडिया को बैटिंग करो। और दूसरी बात है कि ऐसे जब आपके पास अच्छी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है तो फिर आप वैसा ही करते हैं, आप दूसरे को बैटिंग खिलाते हैं, करवाते हैं, अगर विकेट में आपको ऐसी जान दिखती है। और उसके बाद एक चीज होती है रशीद, फिर जब आप बैटिंग करने आते हैं, आपको कम से कम 200 की लीड लेनी है, क्योंकि आपको चौथी नहीं खेलनी है, या 80-90 की लीड पे काम नहीं चलता। और एक प्लस पॉइंट इंडिया का ये है कि पहले खसारे में जाती है टीम से, फिर रिकवर करती है। ये है, उसके बाद टेस्ट जीतना। ये पिछली बार किसी ने कहा था शास्त्री का कोई रोल नहीं है, तो मैंने कहा था है, डेफिनेटली है। और पॉजिटिविटी, आप कुछ भी कहें कोहली के बारे में, जो उनके पास है वो एनर्जी और पॉजिटिविटी सारी टीम में आती है कि वी कैन डू इट एंड दे डू इट। एक और सवाल मैं पढ़ता हूं, ये सवाल तारिक खान ने राजपुरा बारामूला से लिख भेजा। कहते हैं कि रोहित शर्मा को जब टेस्ट क्रिकेट का ओपनर बनाया गया तो सबने कहा कि ओवरसीज में स्ट्रगल करेंगे, लेकिन उन्हें अपने आप को साबित किया वनडे की तरह टेस्ट क्रिकेट में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल किया, और इंग्लैंड की कंडीशंस में बहुत अच्छा खेला, टॉप बैट्समैन इंडिया के रहे। उसके अलावा एक और चीज है, जब ये आए थे ना इंडियन टीम में 19 साल के थे, 2007 के आलमी कप में भी थे, तो T20 के, ये हाईएस्ट कैलिबर का इंडियन में यंग बैट्समैन माना जाता है। हाईएस्ट कैलिबर का यंग बैट्समैन इन इंडिया रोहित शर्मा था। फिर इनके साथ अच्छा नहीं भी हुआ, इनको 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 3 नंबर पे बैटिंग कराई गई, वनडे में कभी स्टेबिलिटी नहीं दी गई। फिर जब ये ओपनर निकले तो उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी बन गई, और इनको रन मशीन आप देखिए, जब ये आते हैं ना वनडे में, तो कहाँ ये तो 150-200 रन कर जाते हैं। और
ये इनने अपने आप को देखिए ना, ये इस कैलिबर का प्लेयर है, अगर समझदार हो तो इनने क्या किया, कितना लेट इंग्लैंड में खेलते थे, कितने सीधे बैट से खेलते थे, बॉल को मिलने नहीं जाते थे, वेट करते थे। ये कैलिबर है और ये ब्रेन का क्रिकेट। और इनकी सेंचुरी से कितना फायदा मिला है, ये हर इनिंग में स्कोर किया, हर हर इनिंग में। अच्छा, यहाँ पर मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद आती है। मैं बताऊंगा किस हिसाब से। जब वो वनडे खेलते थे तो उनको कहते थे कि ये टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, अच्छा नहीं खेल पाएंगे, कि ये वो टेस्ट में ज्यादा अच्छे प्लेयर थे, और टेस्ट आखिर में तो टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा अच्छे प्लेयर, ज्यादा लोग कहीं कुछ भी, वो बहुत जबरदस्त प्लेयर टेस्ट के थे। वो एंड पे कुछ वजह से उनकी 50 से कम एवरेज आ गई, दो ट्रिपल सेंचुरी है। अब आते हैं एक और सवाल की जानिब, या हम पहले कोई इसका सवाल जी देंगे। तो हमने एक सवाल आपसे पूछा, ये तस्वीर दिखाई थी रशीद, और इसमें फयाज सूफी और आबिद गौहर कमेंट्री कर रहे हैं। तीसरे कमेंटेटर का चेहरा नहीं दिखाया था हमने आपको, वो कवर था। तो कहा था ये कौन सा स्टेडियम है कश्मीर का, ये बख्शी स्टेडियम है जहाँ से कमेंट्री हो रही है। और बख्शी स्टेडियम में आपको आइडिया नहीं हुआ इसलिए भी कि ये तीसरी मंजिल में, ये कोई कमेंटेटर बॉक्स नहीं है, ये जहाँ छत का टीन है उसके बाहर जगह निकली है, उस पर बैठ के कमेंट्री चल रही है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप बैठे मजे में कमेंटेटर बॉक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन है, छत के अंदर घुस के बाहर निकल के। और ये वो मैच था, मोहन बगान की टीम आई थी और बाकी टीमें आई थी, उनकी कमेंट्री हुई है। सिर्फ 3 दोस्तों ने सही जवाब दिया जी, सिर्फ 3 दोस्त। एक हैं मलिक सरफराज सोनियम पटन से, लोन मुर्तजा हैं तुर्कवांगाम शोपियान से, और वाजिद गुलजार है बांडीपुरा से। बाद में बताते हैं जी कि हम क्या आप में से विनर कौन है। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैचेस होने वाले जी हैं, हाँ। यानी पाकिस्तान का दौरा कर रही है जी, न्यूजीलैंड। जी जी। तो पहले बांग्लादेश सीरीज जीत गया, वही मिट्टी वाले विकेटों पे, 100 रन मुश्किल से T20 बन रहे थे उन पे। तो उसके बाद अब वो पाकिस्तान का जब दौरा करेंगे, पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है, लेकिन जो इसमें रिजर्व हैं वो भी खेलेंगे, क्योंकि ये आलमी कप की टीम नहीं है, वो रिजर्व आलमी कप के लिए। इसमें वो 3 प्लेयर जो हैं, जिसमें फखर जमान है, जो टीम में होने चाहिए थे, बाहर हैं, तो वो भी खेलेंगे, ये बात डिसाइडेड है। और न्यूजीलैंड की बहुत ही डिप्लीटेड साइड है, लेकिन लास्ट मैच जीता है अभी उनने, और उनने धीरे धीरे थोड़ा बेटर खेला है, थोड़ी एडजस्टमेंट हो गई होगी, और उनको बेटर विकेट मिलेंगे पाकिस्तान में, जिनमें रन बना सकेंगे वो, उनके बॉलर भी कुछ कर सकेंगे सिर्फ स्पिनर में। तो इसलिए थोड़ा 40% चांस न्यूजीलैंड का भी है, अगर 60 पाकिस्तान का है। बिल्कुल। गिवन प्रेशर अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट एट प्रेजेंट, कि वहां कह रहे हैं कि किसी की कुछ नहीं चल रही है। वकार यूनिस और मिसबा ने रिजाइन किया, तो मैंने कहा था अपने प्रोग्राम में कि उनको क्वाइटली कहा रमीज ने कि चल दें आप, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। तो ये मौका नहीं था। तो ऐसे बहुत चेंजेस आए हैं टीम में। कोच नया है सकलेन, बॉलिंग कोच रजाक है, टीम अनस्टेबल लग रही है। कहते मैंने वो भी कहा था कि कैप्टन की नहीं चली है, वो शोएब मलिक को मांग रहे थे, टीम में दिया नहीं गया। तो ऐसे कई एक प्लेयर और हैं जो ड्रॉप हुए हैं टीम से। तो इसलिए चांस ये है कि उससे भी थोड़ा न्यूजीलैंड को चांस मिलता है, और ये मौका है पाकिस्तान के लिए, अब जो भी टीम है इसको सेटल करने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब हम विनर का नाम लेते हैं, उसके बाद ही हम आज का क्विज पेश करेंगे। हमारे जो विनर हैं, आप हैं मलिक सरफराज सोनियम पटन से। मलिक सरफराज, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप सवाल भी पूछते हैं और ये भी करते हैं, क्विज में भी हिस्सा लेते हैं, और आज आप कामयाब हो गए विनर होने में। और अब आज का सवाल। जी, आज का सवाल चलिए फुटबॉल से। मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। और अभी देखिए बोलीविया के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मेसी ने हैट्रिक मार दी। तो लेते हैं हम अपने मैगजीन से इजाजत। खुदा हाफिज।